हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनकॉग्निटो एजुकेशन में। इसमें हम क्या करेंगे कि यूपी प्लस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं ना, जो क्वेश्चंस यूपी प्लस कांस्टेबल में, उसी के थ्रू भी उसी के या तो वही कुछ क्वेश्चंस पेपर लिए हैं हमने, या तो वही कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, या फिर हमने उसी के बेसिस पर प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। ओके, तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करें। ये क्या है कि प्रैक्टिस सेट पेपर है यूपी प्लस कांस्टेबल में, जो पहले ही आ चुके हैं, या फिर उसी के बेसिस पर क्वेश्चन हैं। हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से कितनी है, 30% अधिक है, तो बी की आय ए से कितनी परसेंट कम है, ये पूछा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें बोल रहा है कि जो आय है ना, क्या कि ए की आय बी की आय से कितनी है, 30% अधिक है। तो अगर हम बी की आय कितनी ले लें, बी की आय अगर हम 100 ले लें तो ए की आय कितनी हो जाएगी, जब 30% अधिक है तो 100 पर ही अधिक होगी 30%। जब 100 पर 30% अधिक हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 130। 130%, सही बात है। ये तो बी की आय थी, बी की आय कितनी थी, 100, और ए की आय कितनी हो गई, 130। अब बोल रहा है कि जो ए की आय है, जो बी की आय है, वो ए की आय से कितनी कम है। अब हम बोल सकते हैं ना कि ऐसे कि 130 पर तो कितनी कम है, 30 कम है। 30 ही तो है डिफरेंस इन दोनों का। 130 पर तो 30 कम है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 पर। तो 100 पर कितनी कम होगी, ये पूछा था। तो इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 13। 300 डिवाइडेड बाई 13% होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, ये देखो कितना शॉर्ट ट्रिक था। और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे और उसने बेचे कितने के, 12 के 4 की दर से केले बेचे, तो उसको लाभ या हानि हुआ, ये पूछा था, और कितने परसेंट का हुआ। तो देखो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि उसने क्या किया कि जो 6 केले हैं वो कितने रुपए के खरीदे हैं, 15 रुपए के खरीदे हैं। ओके, ये क्या है, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया उसका। तो अगर हम एक केले के भाव निकालें तो कितना आएगा, एक केले का भाव निकालें तो हम क्या बोल सकते हैं, 6/15, सॉरी 15/6। ओके, क्या बोल सकते हैं, 15/6। तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। कितना आ गया कि एक केले का जो रेट है वो कितना आ गया, 2.5 रुपये। ये एक केले का रेट आ गया। अब हम बेचा कितना, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया ना एक केले का। अब बेचा कितना है, उसने बेचा है कि जो 4 केले हैं वो कितने रुपए में बेचे हैं, 12 रुपए में बेचे हैं। तो एक केले का मूल्य कितना आ जाएगा, 3 रुपए आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि जो एक केला था वो उसने कितने में, 2.5 रुपए में तो खरीदा, और बेचा कितने में, 3 रुपए में बेचा। तो उसको लाभ कितना हुआ, 0.5 रुपए का हुआ। कितने पर, इतने की चीज उसने 3 रुपए में बेची तो 0.5 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर, 2.5 पर। तो हम बोल सकते हैं कि जब 2.5 पर उसको कितने का, 0.5 का लाभ हुआ है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 पर। तो 100 पर उसको कितना लाभ होगा, बस ये करना था। तो देखो एक अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 बार। 5 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बार। तो 20% आपका राइट आंसर आएगा कि उसको कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया आपका। ओके, अब उसी पर अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, एक यदि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 693 से वर्ग सेंटीमीटर है, तो बोला है कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो एक जो सर्कल होता है, जो वर्ग होता है, जो सॉरी वृत्त होता है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर होता है पूरे का। जब पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है तो आधे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बताइए। आधे का निकालने के लिए इसका डिवाइडेड बाई 2 कर दे तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सही बात है, कितनी है, 693, ये हो गई। तो हम बोलें कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 693 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गई। अब हम पाई की जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 693 इंटू 2। ठीक है, अब हम सिंपली काट दें। जब इसको हम 11 से काटेंगे तो कितने हो जाएगा, 11 दूनी 22। जब इसको 11 से काटेंगे तो देखो 11×6 66 और 11×3 33। ओके, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 7, 9×7 63 होता है ना, और इंटू 7, इसको 3 इंटू 3 बोल सकते हैं, इंटू 7 इंटू 7। अब देखो एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ना, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो एक पेयर में से ये 3 ले लो और इस पेयर में से क्या ले लो, 7 ले लो। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 या 21। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 21 सेंटीमीटर।
कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एक छात्र के पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। यदि उसने 40 अंक प्राप्त किए और 40 अंक से ही फेल हो गया तो अधिकतम अंकों की संख्या बतानी कि 100% की वैल्यू कितनी थी। तो देखो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति को पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? पास होने के लिए कितने परसेंट? 40% अंक चाहिए उसको पास होने के लिए। अब उसने क्या किया कि 40 अंक तो प्राप्त किए थे उसने, पर क्या हुआ कि वो 40 अंक से फेल हो गया। समझ में आ रही है ना बात? कि एक लड़के को पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 40% अंक चाहिए थे। उसने क्या किया कि 40 अंक तो प्राप्त कर लिए थे, बट 40 अंक से फेल हो गया। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो वो आ जाएंगे। तो 40 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 80। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 80 अंक चाहिए पास होने के लिए। ओके, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब पास होने के लिए कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड था? 40% रिक्वायर्ड था, और अंक कितने चाहिए? 80। तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई? 80 हो गई। ये बात आपको समझ में आ रही होगी ना? बड़ी आसानी समझ आ रही होगी। देखो एक छात्र को 40% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, 40% अंक पास होने के लिए चाहिए थे। उस व्यक्ति फिर उस लड़के ने क्या किया कि 40 अंक तो प्राप्त कर लिए, फिर क्या हुआ कि 40 अंक से बेचारा फेल हो गया। तो अगर वो ये 40 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। मतलब 40 अंक उसने पहले प्राप्त किए, 40 अंक और पास प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। मतलब दोनों अंक ऐड करने के कितने, अगर उसके 80 अंक होते तो वो पास हो जाता, और 40% की वैल्यू है कि वो पास हो जाएगा। तो 40% का मान कितना हो गया? 80। तो कितने का? 100% का मान पूछा था। तो हम बोल सकते हैं कि जब 40 का मान कितना है? 80, तो 100 का मान कितना होगा? इस जीरो से ये जीरो कट गया। जब 4 से इसको 8 को काटेंगे कितनी बार? 2 बार चले जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 200। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा कि टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 200। ओके, 200 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज के 3 कोणों की माप का रेशियो कितना दिया है? 1:2:3 दिया है। तो सबसे बड़े कोण की माप बतानी है कि सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। तो आपको पता होगा ना कि जो ट्रायंगल होता है एक, इसमें मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई और ये जेड। ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना बोल सकते हैं हम? 180 डिग्री। ओके, अब क्या आएगा, इन एक्स वाई जेड की हमको रेशियो दिया है कितना? 1:2:3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। अगर हम रेशियो को यूनिट में मान लें तो क्या बोल सकते हैं हम? एक्स प्लस 2x और प्लस 3x। ओके, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। जब हम तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 6x। 6x की वैल्यू कितनी? 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। क्या बोला था आपको? सबसे बड़ा कोण बताना था। तो देखो ये तो x है, ये 2x है, ये 3x है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो 30 में क्या करो? 3 का मल्टीप्लाई और कर दो, क्योंकि ये तो x की वैल्यू है, हमको 3x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 90। सबसे बड़ा कोण की माप कितनी होगी? 90। ओके, सबसे छोटे कोण की माप पूछी होती है आपने, तो सबसे छोटे कोण की माप तो x ही है। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिली थी? 30। सबसे छोटे कोण की माप कौन सी हो जाती? 30। ओके, और बीच वाले कोण की पूछता मतलब 2x, तो हम क्या करते? 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 60। 60 डिग्री आ जाता बीच वाला, ये वाला। ओके, तो हमको सबसे बड़ा पूछा था इसमें, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 90 डिग्री। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देंगे तो क्या कहता है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो वह 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखो आपको ये पता होगा ना कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? बताइए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? कि कोई गाड़ी है वो 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितने में? 1 हावर्स में। 1 हावर्स का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। ओके, कितना? 60 मिनट में कितना जा रही है? 72 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगी? 72/60। ओके, 15 मिनट में पूछा था कि 15 मिनट में कितनी जाएगी। तो जब 1 मिनट में इतनी जा रही है तो 15 मिनट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 का मल्टीप्लाई, 15/7 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी 72/7 मल्टीप्लाइड बाई 15। 15 का इसमें करेंगे 15 चौका 60। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 4 एकम 4 और 4×32 कितना? 15 मिनट में कितनी चल जाएगी? 18 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन कहता है कि तीन संख्याओं में से जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी 4 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ओके, कि जो तीन संख्याएं हैं उनमें से जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है 4 गुनी है और तीसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है। ओके, तो बताना है यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है 95 है, तो तीसरी संख्या बतानी कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखो तीन संख्या है, कौन सी, एक तो ए है, दूसरी कौन सी है बी और तीसरी कौन सी है सी। ओके, तीन संख्या ले ली हमने। अगर हम पहली संख्या को x ले लें तो अगर पहली और दूसरी संख्या का क्या बोला है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो जो पहली संख्या x हो जाएगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी x/4, क्योंकि जो पहली संख्या 4 गुनी है दूसरी की, तो ये हो गया। अब हम तीसरी संख्या का क्या बोल रहा है कि जो तीसरी संख्या की 3 गुनी है, जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये x/3। सिंपल है, समझ में आ गया ये बात आपको। अब इन तीनों का रेशियो कितना दिया है हमको 95 दिया है इन तीनों का रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है कि जो संख्या है उनका डिवाइड है ना, उनके सम का डिवाइड करने पर ये आता है, तो उनके सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस x/4 प्लस x/3 इक्वल टू कितना है 95 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, अब क्या करें, इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आएगा 12, तो ये आ जाएगा 12x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना आ गया, तो 5 15, 3 हम 27 और 1 28, इतना आ गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब क्या करें, इन सभी को ऐड कर लो, तो इनको ऐड करेंगे तो 12 और 3 15, 15 और 4 कितने हो गए 19। ओके, 19x की वैल्यू कितनी है 28, 5 इंटू 12। ओके, जब इसको 19 से काटेंगे तो 19 1 19 और 19 5 95, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मल्टीप्लाइड बाई 12, मतलब x का वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम 180। ओके, 15 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 180। तो x की वैल्यू तो अपनी कितनी आ गई 180, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 180। अब हमको क्या बोला था कि तीसरी संख्या बतानी है। तीसरी संख्या मतलब क्या है कि x/3, तो इसका 180 डिवाइडेड बाई 3 कर दो। 180 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो आपकी तीसरी संख्या कौन सी आ गई 60। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपसे दूसरी संख्या पूछी होती तो क्या करते, दूसरी संख्या क्या है x/4, तो 180 डिवाइडेड बाई 4 कर देते। जब 180 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 4 1 4, 4 5 20 कितनी आ जाएगी 45। ओके, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि किसी बल्लेबाज ने जो 12वीं पारी है उसमें कितने 63 रन बनाए और उसका जो एवरेज औसत था वो 2 रन की वृद्धि हुई उस एवरेज औसत में। तो बताना है कि 12वीं पारी के बाद में उसका एवरेज औसत है वो कितना हो जाएगा। देखो कोई एक बल्लेबाज था, उसने 12th इनिंग में कितने रन बनाए 63 रन बनाए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है कि जो उसका एवरेज स्कोर था ना 12वीं पारी के बाद में, जो उसका एवरेज स्कोर था वो 2% बढ़ गया, मतलब 2 रन बढ़ गया। तो 11वीं पारी के बाद में एवरेज स्कोर कितना रहा होगा, ये जो टोटल था इससे 2 कम रहा होगा -2। अभी हमको इसको नहीं पता है, इसका नहीं पता है कि इसमें कितना है। ओके, तो -2 रहा होगा, मतलब 2 कम रहा होगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो अगर हम ये निकालें कि 12वीं पारी में जब उसने इतने रन बनाए हैं तो 11वीं पारी में -2 स्कोर रहा। ये बात समझ में आ रही है ना। जैसे 12वीं पारी में उसने कितने 63 रन बनाए हैं, तो 11वीं पारी में जो जितने रन बनाए थे उससे 2 रन ज़्यादा बनाए पर पारी में। तभी तो जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको बोले कि a प्लस बी, मतलब 1 और 2 का स्कोर, a प्लस बी का स्कोर, a प्लस बी का एवरेज स्कोर कितना था 3 था, सॉरी 4 था। ओके, 4 था। अब दोनों का स्कोर कितना हो गया, a और b का स्कोर कितना था, एवरेज स्कोर 4 था। अब दोनों का स्कोर मान लीजिए कितना हो गया 5 हो गया। तो इसमें भी तो 1 बढ़ा और इसमें भी 1 बढ़ा, दोनों में 1 1 बढ़ा होगा, तभी तो 5 हुआ एवरेज स्कोर, मतलब दोनों में 1 बढ़ा होगा। तो जब इसका स्कोर 12वीं पारी के बाद में 2 एवरेज स्कोर बढ़ा है तो 2 12 पारियों में भी बढ़ा होगा। ये बात समझ में आ रही होगा। जब 2 12 पारियों में बढ़ा होगा तो कितना 24 रन जो एवरेज स्कोर था उससे उसने कितने रन 24 रन एक्स्ट्रा मारे। जो एवरेज स्कोर 11वीं पारी के बाद में जितना उसका एवरेज स्कोर था उससे कितने 24 रन एक्स्ट्रा मारे हैं। तो अगर हम 63 में से 24 माइनस कर दे तो पुराना वाला एवरेज आ जाएगा आपका, है ना।
जब पुराना वाला एवरेज आ जाएगा तो इसमें से डिवाइड करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 39। 39 क्या आ गया आपका ओल्ड एवरेज, 39 आ गया ओल्ड एवरेज। अब न्यू एवरेज क्या है कि 2 रन की वृद्धि हो गई है, 2 एवरेज स्कोर की वृद्धि हो गई है। तो 39 प्लस 2 कर दो, कितना आ जाएगा 41। जो न्यू एवरेज कितना आ गया 41। ओके, राइट आंसर क्या हो गया 41। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। इसमें देखो ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एवरेज स्कोर का मतलब क्या होता है। देखो जो एवरेज है, एवरेज मतलब हर चीज पर बढ़ रहा है। जैसे 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए थे, और हम ये बोले कि उसने 12वीं पारी में कितने, 12th पारी में 63 रन बनाए थे, तो क्या हुआ कि जो 11वीं पारी में उसका स्कोर था उससे जो पहले वाला स्कोर तो था ही, उससे +2 और बढ़ गया। जब +2 स्कोर बढ़ा है तो 12वीं पारी तक ही बढ़ा होगा, मतलब एक पर 2 बढ़ा, फिर दूसरे पर 2 बढ़ा, तीसरे पर 2 बढ़ा, चौथे पर 2 बढ़ा, इसी प्रकार तो बढ़ बढ़ के 12 तक हुआ होगा, तभी तो 2 ओवरऑल बढ़ा होगा एवरेज स्कोर। सही बात है। तो 12वीं पारी पर जब 12 में 2 एवरेज स्कोर बढ़ा है तो कितना, उसने 24 रन एक्स्ट्रा मारे तभी तो बढ़ा है 12, मतलब 2 स्कोर, 2 रन की जो एवरेज में वृद्धि हुई है वो 12वीं पारी, जब 12वीं पारी में बनाएगा तो 24 रन एक्स्ट्रा बनाएगा तभी वृद्धि होगी। तो उसने टोटल कितने रन, 63 रन बनाए थे। अगर हम 24 माइनस कर दें तो हमको पुराना वाला एवरेज मिल जाएगा कितना, 39। और क्या है कि दो दो एवरेज की वृद्धि और हो गई है, तो 41 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसको कितना, 75 रुपए अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो इसमें क्या है कि कोई चीज 100 रुपए की थी, हमको नहीं पता कि 100 रुपए की वैल्यू कितनी है, हम 100% मान लेते हैं कि 100% की वैल्यू थी। अब उसको क्या है कि उसको 5% कम में बेचेंगे, तो 100 में से जब 5% कम में बेचेंगे, -5 करेंगे तो कितने में बिकेगी, 95% में बिकेगी। ओके, ये बात समझ में आ रही होगी कि कोई चीज़ 100 की है, उसको जब 5% कम पर बेचेंगे तो 95% की बिकेगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर उसी चीज़ जो 100 की है उसको अगर हम 10% के लाभ पर बेचेंगे, 10% की प्रॉफिट और बेचेंगे तो कितने की बिकेगी, 110 की बिकेगी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब क्या कह रहा है कि जो विक्रेता है वो पहले तो 5% की हानि पर बेच रहा था, कोई चीज़ इतने पर बेच रहा था, फिर उसने वही चीज़ इतने पर बेची तो क्या हुआ कि जो उसको प्राइस में डिफरेंस मालूम पड़ा वो कितने का मिला, 75 का मिला। डिफरेंस इन दोनों का कितना है, 75 का। तो अगर हम 110 में से 95 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आएगा, 15%। 15% की वैल्यू आप कितनी बोल सकते हैं कि 75 है। 15% की वैल्यू कितनी है, 75। तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू पूछती है हमको कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो हम बोल सकते हैं ना कि क्या कि 15% की तो वैल्यू आपको कितनी दी है, 75। तो इसलिए 100% की वैल्यू कितनी होगी, 15 पंजे 75, 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 500। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी गति कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो देखो 300 मीटर लंबी एक कौन है, रेलगाड़ी है, ट्रेन। ओके, उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड ये दी गई है। और ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, इस मीटर में है। अब हमको जो टाइम बोला है वो कितने में, डिस्टेंस में पूछा है, सॉरी सेकंड में है। तो ये तो मीटर पर सेकंड में, जब मीटर पर सेकंड को हम क्या बोल, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जब 6 से काटेंगे इसको तो कितने बार जाएगा, 3 बार। इसको 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकंड। ओके, ये तो आ गई क्या, ट्रेन की स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 300 मीटर। तो क्या बोलते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर, 50 और 3 ये ऊपर चला जाएगा, इस 0 से ये 0 कट गया, इसको काटेंगे कितने बार, 6 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 18 सेकंड। कितने में, 18 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर कर लेगा, ट्रेन पार हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 बहनों की औसत आय है वो कितनी है, 7 वर्ष है। या तो उसमें माँ की आय और ऐड कर दें तो जो औसत आय है वो कितनी, 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आय कितनी होगी, देखो 4 बहनें थी। ओके,
4 बहनों की औसत आय कितनी थी? 7 वर्ष। अगर हम ओवरऑल टोटल आय निकालें 4 बहनों की, तो क्या करना पड़ेगा हमको? 4 में 7 में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितनी आ जाएगी? 28 ईयर। 28 ईयर क्या आ गई? चारों बहनों की जो एज है वो कितनी आ गई? ओवरऑल 28 साल। ओके। अब क्या कह रहा है कि जो माँ की आय अगर हम ऐड और कर दें तो कितनी? 6 साल बढ़ जाती है। अब देखो 5 तो पहले से सिस्टर्स थी, अगर इसमें हम माँ और ऐड कर देंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5। पहले तो 4 थी सिस्टर्स, इसमें अगर माँ को हम एक और को ऐड कर दें तो कितनी हो जाएगी? तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब जो एवरेज है वो पहले कितना था? 6, वो सॉरी 5, वो 7 था। अब कह रहा है कि पहले जब 7 था उसमें 6 की वृद्धि और होगी, मतलब कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो जब 5 का एवरेज 13 हो जाएगा तो हम इसकी ओवरऑल वैल्यू निकालेंगे तो 13 का मल्टीप्लाई 5 में करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 65। सही बात है। अब अगर हमको क्या निकालनी है? माँ की आय निकालनी है, तो 65 में से 28 घटा दो, क्योंकि ये तो टोटल 4 लड़कियों की 4 बहनों की आय थी और ये माँ की आय ऐड करने पर और आ गई। तो अगर हम टोटल में से माँ इसलिए में से बहनों की आय घटा देंगे तो माँ की आय निकल आएगी। तो 65 में से क्या करना था हमको? 28 घटाना था। तो जब 65 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 37। राइट आंसर आपका क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, ये तो रहा आपका एक मेथड। अगर हम दूसरे मेथड से शॉर्ट ट्रिक से करें तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 4 बहनों की आपको आय एवरेज आय कितनी दी है? 7 वर्ष। ओके, देखो जो 4 बहनें हैं, ओके, इनकी एवरेज आय कितनी है? 7 वर्ष है। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? अगर हम इसमें अपनी उसकी उनकी जो मम्मी है उनको भी, उनकी जो मदर है उनको भी ऐड कर दे तो कितने हो जाएंगे? टोटल 5 हो जाएंगे। 5 की एवरेज आय कितनी है? पहले 7 तो थी ही, 6 और ऐड हो गई तो कितनी हो गई? 13 हो गई। ये बात समझ में आ रही है? 13 हो गई। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो 13 है, जो ये 6 ऐड हुई है वो क्या है कि सभी 5 पर ऐड हुई है, मतलब पहले पर भी 6 ऐड हुई होगी, दूसरे पर भी 6 ही ऐड हुई होगी, तीसरे पर भी 6 ऐड हुई होगी, चौथे पर भी 6 ऐड हुई होगी और 5वें पर भी 6 ऐड हुई होगी। तो इन 5 पर 6-6 साल ऐड हुई हैं। तो जब 5 पर 6-6 साल ऐड हुई हैं तो ओवरऑल हम निकालें तो कितनी? 30 साल ऐड हुई हैं। और पहले कितनी थी? ये 7। तो इनको जब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 37। कौन सा ऑप्शन है? बी और सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कुर्सी विक्रेता को जब 873 रुपए में बेचने पर किसी विक्रेता को 10% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य बताना है। देखो 10% की हानि का मतलब क्या है कि कोई चीज 100 रुपए की थी पहले, जब उसको 10% की हानि हो जाएगी तो कितने में बिकी? 90 रुपए में बिकी, 90% में बिकी, 90 यूनिट में बिकी। ओके, ये हम बोल सकते हैं। मतलब कोई चीज क्रय मूल्य उसका 100 था, 10% की हमने बेचा 10% की हानि पर, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 90 हो गया। तो 90 की वैल्यू हमको कितनी दी है? 875, 873। तो बोल सकते हैं हम कि 90 की वैल्यू आपको कितनी दी है? 873। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा था हमको। तो देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, 9 से जब इसको काटेंगे तो 9 में 81। ओके, 9 में 81 बचे कितने? 6। तो 9 7 63। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 970। 970 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में? 15 दिनों में पूरा करते हैं और बी अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखो अगर हम ए प्लस बी बोले कि जो ए प्लस बी हैं वो एक काम को कितने दिनों में कर लेते हैं? 15 दिनों में कर लेते हैं, और जो बी है वो उसी काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में करता है। तो अगर हम ए और बी की एफिशिएंसी निकालें तो पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 15 और 30 का एलसीएम पता ही होगा आपको कितना होगा? 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। जब 15 का डिवाइड हम 60 में करेंगे तो कितना आएगा? 15 चौका 60। 20 का डिवाइड जब 60 में करेंगे कितना आएगा? 3। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए प्लस बी है इन दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है? 4। और बी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो जब बी की एफिशिएंसी 3 है तो बी की जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट। मतलब जो एक ए है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो ओवरऑल कितना काम करना है उसको? 60 यूनिट काम करना है। 60 यूनिट काम करना है टोटल, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 यूनिट काम कितने दिनों में कर पाएगा बेचारा ये? 60 दिनों में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धनराशि सरल सरल ब्याज पर, मतलब साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में कितनी दोगुनी हो जाती है, तो कितने समय में वो 4 गुनी हो जाएगी? तो देखो कोई राशि कितनी थी? 100 रुपए थी, दोगुनी हो गई, मतलब कितनी हो गई? 200 रुपए हो गई। तो जब कोई जो मूलधन था वो 100 रुपए था, 100 से कितना हो गया? 200 रुपए हो गया, तो 100 रुपए की ब्याज मिली होगी उसको। क्या मिला होगा?
100 रुपए की ब्याज मिली होगी। ओके, ये क्या हो गया आपका मूलधन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है कि जो ये 100 से 200 हुई है वो कितने 20 वर्ष में हुई है, तो टाइम कितना हो गया आपका 20 वर्ष हो गया। ओके, अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितनी मिली है हमको 100 रुपए। मूलधन कितना है 100 रुपए। समय कितना है 20 साल। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 बार। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि वो कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी का पूछा है, तो देखो 100 है कोई चीज, जब 4 गुनी होगी तो कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। अब 100 से कितनी बड़ी है 300 बड़ी है, तो 300 ही तो ब्याज होगी। 100 तो मूलधन है ही अपना, 100 से कितना हो गया 400 हो गया, तो वो 300 ब्याज होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी ना। जब 300 ब्याज हो गई तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, जब 300 ब्याज हो गई, ओके, तो 5% की ब्याज की दर से कितने, सॉरी क्या बोलते हैं 5% की ब्याज की दर से 20 साल में हुई है 100, मतलब 2 गुनी। तो जब 100 कितने साल में 20 साल में हुई है, तो 100 की 3 गुनी 20 का 3 गुना हो जाएगा। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो 100 थी वो तो अपन लोगों ने निकाल ली कि कितनी 20 साल में हुई थी, तो 300 ब्याज कितने में होगी, जब इसकी 3 गुनी है तो यहाँ पर भी तो 3 गुना होगा, मतलब 60 साल में हो जाएगी। ओके, एक तो ये था शॉर्ट ट्रिक। और अगर शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं पसंद आ रही तो हम वैसे भी तो कर सकते हैं कि हमको क्या निकालना है, रेट तो मिल गया आपको, हमको टाइम निकालना है, तो 100 इंटू साधारण ब्याज कितनी है 300, और कितना 5, 100 से 100 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 60 साल। तो 60 ईयर आपका टाइम आ जाएगा। 60 साल में कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। सी ऑप्शन, ए ऑफ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज में, एक समबाहु त्रिभुज की हमको ऊंचाई बतानी है जिसकी एक भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो देखो जब आपको कोई समबाहु त्रिभुज दिया गया हो, ये मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जो जितनी इसकी साइड्स हैं उन सभी की भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर। ओके, समबाहु त्रिभुज का अगर हम एरिया निकालें तो एरिया क्या होता है √3/4 a²। तो √3/a² मतलब 15 इंटू 15। ओके, 15 मतलब कितना हो गया 225। 225 √3/4, ये क्या आ गया इसका एरिया आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, अब देखो इसका एरिया आ गया कितना 225 √3/4। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल था आपका। ओके, हमको किसकी ये हाइट बतानी है। ये टोटल निकाले तो कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो ये हाफ है, वो हाफ कितनी हो जाएगी 15/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो इसका जो एरिया हमने ये निकाला है वो इस ओवरऑल का एरिया है, अगर इसका डिवाइडेड बाई 2 करते तो हमको आधे का एरिया मिल जाएगा। सही बात है। तो इस आधे आधे का एरिया निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला ये भी तो निकाल सकते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल है। तो बेस कितना हो जाएगा 15/2 इंटू हाइट कितनी मान लें हम x मान लें, इजकल टू कितना, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दें हम, तो इस पूरे के एरिया में से आधे का एरिया निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 2 करते तो आधे का एरिया निकल जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1/2 बेस कितना है 15/2 इंटू एक्स इजकल टू कितना 225 √3 इंटू 4 इंटू 2। ओके, देखो 1 2 से तो 1 2 कट गया, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 2 बार, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ओके, 15 से जब इसको काटेंगे तो कितने हो जाएगा, 15 को जब इससे काटेंगे तो 15 और 15 75, 75 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15√3 डिवाइडेड बाई 2। तो ऊंचाई कितनी आ गई 15√3 डिवाइडेड बाई 2। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 25% की दो लगातार छूटें कौन सी एक एकल छूट के बराबर होगी। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो आपको अगर दो छूट सक्सेसिव छूट दी गई हैं, दो छूट लगातार छूट दी गई हैं, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे। देखो एक छूट मान लीजिए ए दी गई है आपको, दूसरी छूट क्या दी गई है बी दी गई है। तो इसकी जो ओवरऑल छूट जो सक्सेसिव छूट है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, ये करेंगे। ओके, तो इसमें ए की वैल्यू भी 25 दी गई है और बी की वैल्यू भी 25 दी गई है, क्योंकि दो लगातार छूटे और दोनों 25-25 दी गई हैं। तो हम ए की जगह भी 25 रख लें प्लस बी की जगह भी 25 रख लें, माइनस 25
इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। एकल छुट्टी तो बतानी है। अब क्या करें, 25 और 25 कितने हो गए, 50 माइनस 25 कितना होता है 625 डिवाइडेड बाई 100। ओके, अब 50 माइनस, जब इसको काटेंगे तो पॉइंट कहाँ लगा जाएगा, यहाँ पर तो 6.25। 50 में से जब हम 6.25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 43.75%। तो एकल छूट कितनी हो गई 43.75%। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फिर ठीक है, हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। देखो, हर क्वेश्चंस के मैक्स टू मैक्स मैंने मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस के मैंने दो ट्रिक बताई थी। आपको जो ट्रिक पसंद आ रही है आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपका क्या है, आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। देखो, आपको जो दो ट्रिक बताई है मैंने उसमें से आपको जिसमें कम टाइम लग रहा हो ना, शॉर्ट ट्रिक जो आपको लग रही हो वही आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा क्वेश्चन पेपर्स में। तो वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि जितना टाइम आप बचा सकें एग्जामिनेशन हॉल में, उसको आप जो टाइम बचेगा आपको उसको दूसरे क्वेश्चन में दे देंगे। ओके, तो फिर ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।